हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। हम यहाँ 31 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करेंगे। आपके UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और स्टेट PCS के लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे उसको कवर किया जाएगा। इस एनालिसिस में हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट किया गया है ताकि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन भी कर सकें। और इस शॉर्ट नोट्स का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर रीजन से है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। उसके तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 का प्रोविज़न था उसको रिमूव किया गया था, एब्रोगेट किया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में रीऑर्गेनाइज किया गया था। एक जम्मू एंड कश्मीर जो कि विथ लेजिस्लेचर है, मतलब कि दिल्ली और पुडुचेरी के जैसा, और दूसरा लद्दाख जो विदाउट लेजिस्लेचर है। तो इस जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इसमें 2 डिविजन्स हैं प्रेजेंटली, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और इन 2 डिविजन्स में कुल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईच 10 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसी 2 डिवीज़न को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाया गया है जिसमें इसको 2 से 4 करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। और वो ऐसा इसलिए बिकॉज जो कभी कभी रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं, जो जोग्राफीज़ होती है वो डिफरेंट होते हैं, जो उनके डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो रीजनल पॉपुलेशन होते हैं, रीजनल लोग होते हैं, वे अलग डिवीज़न की मांग करते हैं ताकि अगर मेन स्ट्रीम के मुकाबले डेवलपमेंट जो है उनमें अगर कम हुआ है, उनको निगलेक्ट किया गया है, तो उससे वो निकल सके। तो इसी बेसिस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये 2 नए डिविजन्स की मांग की गई है। एक है पीर पांजाल और एक है चेनाब वैली। पीर पांजाल डिवीज़न वो जो कि पीर पांजाल रेंज के आसपास के एरियाज़ हैं और दूसरा चेनाब वैली। तो इन 2 डिविजन्स की मांग की गई है जिससे टोटल डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर में 4 हो जाएंगे। बट चूंकि ये जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है जो कि विथ लेजिस्लेचर है और इसको जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसके उन रूल्स के हिसाब से इसके लिए अगर असेंबली में कोई बिल लाना हो तो उसमें LG का अप्रूवल जो है मैंडेटरी होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत ये प्रोविज़न किया गया है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है और अब ये बिल जो है लाया गया है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। तो इसका मेन पर्पस क्या है? जो पीर पांजाल और चेनाब वैली है, ये रीजन्स हैं, उनमें मॉन्टेनियस टेरेन और चूँकि रिमोट एरियाज़ होने के कारण जो रीजनल इम्बैलेंस हुआ है डेवलपमेंट में, पुअर सर्विस डिलीवरी रही है इन रिमोट एरियाज़ में, तो इसी की वजह से इन एरियाज़ को एक अलग डिवीज़न बनाने के लिए बहुत पहले से मांग चल रही है और उसी डिमांड के तहत इस बिल को लाया गया है। हालांकि एक दूसरा नैरेटिव ये है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको एक ग्रेटर कश्मीर बनाने का एक प्रयास है। ग्रेटर कश्मीर कहने का मतलब जम्मू एंड ये कश्मीर है। तो इसके तहत जो जम्मू के कुछ एरियाज़ हैं उनको भी कश्मीर में इंक्लूड कर दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों का आर्गुमेंट है, जिससे कि इसको एक जिससे वे एरिया, जम्मू के वे एरिया जो लगभग कश्मीर के जैसे आइडेंटिटी रखते हैं, उसको कश्मीर में शामिल कर दिया जाए। तो एक आर्गुमेंट ये भी है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है, वो है ये 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके तहत LG की अप्रूवल चाहिए होती है असेंबली में बिल लाने के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर
जो स्टेट है उसके 4 डिविजन्स, जो प्रेजेंट 2 डिविजन्स है वो, और जो उससे 4 डिविजन्स क्रिएट किए जाएंगे उसको आपको ध्यान रखना है। और पीर पांजाल रेंज और चेनाब वैली, इनका जो ज्योग्राफी है, इनके जो स्मॉल डिटेल्स हैं वो आपको देखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक स्टडी से रिलेटेड जो फाइंडिंग्स है उसको अंडरलाइन किया गया है। इसके अनुसार जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैसेज होते हैं, जैसे कि CO2, मेनली CO2 मेन फोकस में रहता है, मीथेन और जो भी नाइट्रोजनस गैसेज हैं, तो ये गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज काउंट किए जाते हैं। बट इनका पोटेंशियल जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, मतलब ये किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उनका पोटेंशियल जो है अलग अलग होता है। एक तो ये कितना ग्लोबल वार्मिंग करते हैं वो, दूसरा ये कितने समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ग्लोबल वार्मिंग। सो ऑथर का कहना है कि इनके ग्लोबल वार्मिंग को मापने का जो मापदंड है उसमें क्या होता है कि सभी को, जितने भी गैसेज है उनको CO2 के इक्विवेलेंट मापा जाता है कि 100 ईयर्स में CO2 जितना ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है उसको बेसिस रख के मेजरमेंट किया जाता है। मतलब कि सभी दूसरे गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको CO2 इक्विवेलेंट 100 ईयर्स के लिए मेजर किया जाता है। बट ऑथर का कहना है कि चूंकि मीथेन जैसे गैसेस जो कि जिसका शॉर्ट लिव्ड है, जिसका प्रेजेंस लगभग 10 से 12 साल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 100 ईयर्स है, तो इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कहीं ज़्यादा होता है CO2 के मुकाबले। तो अगर हम एक ही मापदंड से इसको मेजर करते हैं तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो नहीं हो पाता है, जिससे जो उनके लिए फाइनेंसिंग है, क्रेडिट है, वो टारगेटेड वे में नहीं हो पाता है। और हमारे प्रयासों के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर राइज है वो होता जा रहा है। तो ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि एक नया मेजरमेंट बेंचमार्क, रेडिएटिव फोर्सिंग बेस्ड अकाउंटिंग, इसके जरिए जो दूसरे गैसेज है उसका मेजरमेंट किया जाए। इसका बेसिस क्या है, तो इसके अनुसार जो गैसेज जितने ईयर्स के लिए एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसके बेसिस पे जो इमीडिएट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसको मेजर किया जाए, ताकि जो एक्चुअल मेजरमेंट किया जा सके और उसके अनुसार जो है क्रेडिट को डिवाइड किया जा सके। इससे क्या होगा, जो अंडर एस्टिमेशन होता है मीथेन जैसे गैसेस का, जो कि काफ़ी पोटेंशियल हाई होता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो उनको जो अंडर क्रेडिटिंग होती है वो जो है उसको करेक्ट किया जा सकेगा। तो पूरे इस न्यूज़ आर्टिकल का सार यही है कि जो मापने का पैमाना है वो अलग अलग होना चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि कौन से गैसेस का पोटेंशियल किस तरह से वैरी करता है, उनका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस क्या है, उसके बेसिस पे मेजरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान इजराइल USA वॉर चल रहा है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के रिएक्शंस आए हैं और इस बीच जो इंडिया का रिएक्शन रहा है, तो कुछ लोग इंडिया के रिएक्शन को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए था वो आया नहीं है। बट कंट्रीज़ के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, तो इसी के बेसिस पे इस न्यूज़ आर्टिकल को लिखा गया है। और ऑथर के द्वारा ये आर्गुमेंट दिया गया है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जो रिएक्शंस होते हैं वे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसमें नेशनल इंटरेस्ट सबसे फर्स्ट होता है, उसके बाद जो आपकी ओवरऑल पॉलिसी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, स्ट्रेटजिक रिलेशंस होते हैं, इन सब को देखकर रिएक्शन दिया जाता है। ऑथर के अनुसार कहना है कि जो ईरान पे ये अटैक हुआ और जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो
श्योरली यूएन चार्टर, जिनेवा कन्वेंशन और वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, इन लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वर्ल्ड वाइड उसका उल्लंघन करता है। बट अगर किसी कंट्रीज के रिएक्शन को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में है, आप एक साइड को न चुन करके कॉन्फ्लिक्ट को और भी बढ़ा दें, इसलिए उसके पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि इंडिया का पॉलिसी जो है हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। कहने का मतलब कि आप भी रहे, हम भी आगे बढ़े, आपका भी डेवलपमेंट हो। जैसा कि आप नेबरहुड पॉलिसी में देख सकते हैं इंडिया में, जो इंडिया के नेबरहुड है जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, अभी रिसेंट आप सबसे बेहतर एग्जांपल देख सकते हैं बांग्लादेश का, और अफगानिस्तान। इनमें जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम फोर्सिबली चेंज किए गए हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा एक गवर्नमेंट को रिमूव करके प्रोटेस्ट के द्वारा दूसरे गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया है, जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट को फेवर करता है। बट आप एक अफगानिस्तान का एग्जांपल ले, तालिबान से पहले जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी वो इंडिया फ्रेंडली थी। बट तालिबान जब 2021 में आया, उसके बाद इंडिया ने अपने पॉलिसी को एडजस्ट किया और तालिबान के साथ भी रिलेशंस को उस कंट्री के साथ बनाए रखा, बिकॉज इंडिया की पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारा कनेक्शन जो है पीपल टू पीपल है। हम जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, जो डेवलपमेंट है नेबर एरियाज में, उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारी ये पॉलिसी कभी नहीं रही है कि दूसरे देश के गवर्नमेंट को हटा करके अपने फेवर में जो हमारे हितों की रक्षा करता है उसको इंस्टॉल कर दिया जाए, बल्कि ये रहा है कि जो वहाँ के लोगों के लिए सही हो वो हमारी पॉलिसी की प्रमुखता रही है। तो ऑथर का कहना है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अगर एक साइड को चुन लिया जाए और कन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा दे दिया जाए जिससे कि डिस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा होगा, तो ये कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है। तो उनके अनुसार कहना है कि अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म जो है किया जाता है और वो लॉजिकली किया जाता है, आर्गुमेंट के साथ किया जाता है, लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ किया जाता है, तो वो रेलिवेंस रखता है। और वो उस तरह के आर्गुमेंट बेस्ड क्रिटिसिज्म वो वेलकम है, ना कि विदाउट नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए आप डिसीजंस ले। सो ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी और उससे रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एक एआई से रिलेटेड एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में लाया गया है, रखा गया है, जिसमें इंडिया का एआई का विजन क्या होगा, एआई को कैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में इंटीग्रेट किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे एआई को यूज किया जाएगा, उससे रिलेटेड एक विजन डॉक्यूमेंट को रखा गया है। सो इसमें इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि एआई का एप्लीकेशन जो है इस तरह से किया जाए कि जो हम जब क्राइम होता है उस पर रिएक्ट तो करते ही हैं, और जो जो क्राइम को कमिट करता है उसको पनिश तो करते ही हैं, बट उससे पहले जो प्रिवेंटिव स्टेप आता है उसके लिए हम एआई को एज अ होल यूज कर सकते हैं। और वो ऐसे कि एआई डेटा ड्रिवन होता है, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके से रिलेटेड डेटा, उनके बिहेवियरल एनालिसिस का डेटा, क्राइम पैटर्न का डेटा, तो इनको पहले से ही एनालाइज करते हैं और फ्यूचर में जो वो क्राइम कर सकते हैं, जिन एरियाज़ को टारगेट करते हैं, जैसे कि इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली में आप बहुत सारे एरियाज़ में थेफ्ट और चेन स्नैचिंग ये सब की घटनाओं को सुनते होंगे। तो इनमें जो है एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, तो इन्हीं पैटर्न के से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करके पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स को एआई की मदद से लाया जाए, तो इससे हम इस तरह के क्राइम को रोकने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बाद इंडिया साइबर क्राइम कम्युनिकेशन सेंटर, इसमें जो एआई का इंटीग्रेशन है उसको किस तरह से
किया जा सके। और जो डिफरेंट साइबर क्राइम है, जैसे कि म्यूल अकाउंट क्या होता है? जब किसी के बैंक अकाउंट को टारगेट करके उसमें जो इलीगल मनी है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर जिसके अकाउंट जो जिस नाम से अकाउंट होता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर उस पैसे को जो इलीगल मनी जिसका है उसमें वापस ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज़ ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उससे बचने के लिए म्यूल अकाउंट को यूज करके उनमें पैसे को रेगुलेट किया जाता है, पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर जब उनका काम हो जाता है तब वो किसी तरह से पैसे को वापस ले लेते हैं। इसके बाद डार्क वेब आप जो सर्च करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो एक नॉर्मल आप सर्च करते हैं, तो जैसे गूगल इंटरफेस है तो आपको एक पेज दिखाई देता है, तो वो नॉर्मल सर्च है। एक डीप वेब है, जहाँ की आप जब लॉगिन करते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट हो, जीमेल हो, तो लॉगिन करते हैं तब एक पेज ओपन होता है। और तीसरे प्रकार का वो है डार्क वेब। ये वेब जो है, जो नॉर्मल वेब होते हैं उससे हिडन होते हैं, और इसका यूज जो है इलीगल पर्पस के लिए किया जाता है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों से बचने के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसे कि स्कैम और डिफरेंट तरह के फ्रॉड्स के लिए। तो इन डार्क वेब को टैकल करने के लिए एआई को कैसे यूज किया जा सकता है इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। इसके अलावा सुरक्षिनी जो विमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो क्राइम है उससे टैकल करने के लिए एआई इनेबल्ड टूल है, टूल को डेवलप किया गया है। तो ये सब एआई टूल्स का यूज करके हम कैसे जो आने वाले समय में साइबर क्राइम और दूसरे तरह के क्राइम को डील करेंगे, उससे रिलेटेड एक विजन डॉक्यूमेंट जो है पेश किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, लोकसभा में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट लाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड क्या है? जब कोई एंटिटी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेती है और वो रिपेमेंट नहीं कर पाती है, वो कंपनी या वो एंटिटी बैंकरप्ट हो जाती है, तब बैंकों को, अथॉरिटीज़ को कैसे डील करना है, ये बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें कि एक लेंडर्स होते हैं जो लोन देता है, दूसरा बोरोअर होता है, तीसरा लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर वो बॉडी होता है जो उस कंपनी के एसेट को मोनेटाइज करने के लिए पूरा प्रोसेस ऑपरेट करता है। तो इस अमेंडमेंट में जो क्रेडिटर्स है उनके पावर को, उनके राइट को इंक्रीज करने का प्रस्ताव लाया गया है, और जो लिक्विडेटर हैं उनके जो राइट्स थे या उनके जो पावर थे उनको पहले से कम, अगर कुल मिलाकर कहें तो उनको कम करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। और इस अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि पहले ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के द्वारा जो रिकवरी मेन फोकस होता था, बट अब क्या है कि रिकवरी तो होना ही है, बट जो एंटिटी या जो बिजनेस बैंक्रप्ट हो चुकी है उसको फिर से रिवाइव कैसे किया जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। बट इससे अलग अपोजिशन का कहना है, उनका कंसर्न है कि अगर लिक्विडेटर जो है उनके अगर इंटरेस्ट को, अगर उनके पावर को कम कर दिया जाए तो वो उनकी न्यूट्रलिटी जो होती है, मतलब वो न्यूट्रल होते हैं, ना तो लेंडर की तरफ ना बोरोअर की तरफ। उनका काम होता है जो असेट है उसको मोनिटाइज करना, उसको लिक्विडेट करना, तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। अगर उसके पावर्स को कम कर दिया जाए तो उसका इंटरेस्ट जो है इस प्रोसेस में कम हो जाएगा, वो उसकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, और फिर इस तरह से जो बड़ी कंपनियां हैं वो उनके फेवर में काम कर सकती है। सो इस न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड ये क्या है ये आपको ध्यान रखना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक शॉर्ट न्यूज आर्टिकल है। जैसा कि हम जानते हैं मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है लाया गया था, अभी ये प्रोसेस में है और डेवलपमेंट स्टेज पे है। सो इसको B28 कहा गया है। बी कहने का मतलब कि भारत, और 28 का मतलब 280 किलोमीटर पर आवर।
मतलब कि ये बुलेट ट्रेन को 280 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट इसकी एवरेज स्पीड जो नॉर्मल स्पीड होगी वो 250 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसी के तर्ज पे B35 जिसकी स्पीड जो है 350 km पर आवर होगी और इसका नॉर्मल स्पीड जो है 320 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसी तर्ज पर इसको इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया जाएगा। अभी जो बुलेट ट्रेन डेवलप किया जा रहा है मुंबई अहमदाबाद, जापान की मदद से किया जा रहा है और जापान ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। जब एक बार पूरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट इंडिजिनस वे में उसको डेवलप कर पाएंगे। और ये जो मुंबई टू अहमदाबाद प्रोजेक्ट है उसका फर्स्ट फेज जो है अगस्त 2027 में ये सूरत में इसको रोल आउट किया जाएगा। सो इस तरह के प्रोजेक्ट जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है हमारे कंट्रीज़ में, जो हाई स्पीड रेल को लेकर के टेक्नोलॉजी है उसको जो है बूस्ट करेगा और हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे अब मॉडर्नाइज पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो रहा है। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट और आपका फीडबैक इसमें इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।